हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नगर पालिका एक्ट है, जो पार्ट बी आपका। वहां पर हम धारा 11 से लेके 20 तक के जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट, धारा 11 का संबंध है। धारा 11 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया गया है नगर पालिका के निर्वाचन से, नगर पालिका के वार्डों के विभाजन से, वार्डों के अवधारण से, या सीटों के आरक्षण से। तो देखिएगा, वार्डों के जो अवधारण है ये किसके अंदर बताया गया है? ये बताया गया है आपके धारा 10 के अंदर। धारा 10 के अंदर, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अच्छा, नगर पालिका का वार्डों का जो विभाजन है ये किसके अंदर बताया गया है? वार्डों का जो विभाजन बताया गया है ये बताया गया है धारा आपके किसके अंदर? धारा 9 के अंदर। तो ये भी नहीं होगा आपका। और ऑप्शन बचा एक आपका। तो नगर पालिका के निर्वाचन से किससे संबंध है आपका? धारा 11 के अंदर। देखिए, नगर पालिका के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचक नामावली तैयार करने, चुनावों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने की शक्ति होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व ही निर्वाचक प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। यह भी आपका सही है, क्योंकि जैसे ही आपका सपोज कि जैसे आपके कोई सरपंच बना, ये सॉरी आपका कोई भी आपका नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष खत्म होने वाले हैं, उससे 6 महीने पूर्व ही आपकी जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, तो ये वो क्या कर दी जाती है? आपके स्टार्टिंग निर्वाचक नामावली बनने लग जाती है, आपके वोटर लिस्ट में कौन कौन से नाम आएंगे, ये सब के प्रोसेस आपकी चालू हो जाती है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर चुनाव हेतु तारीख निर्धारित करते हैं, ये गलत है। राज्यपाल नहीं करता। आपके आपके राज्य निर्वाचन आयोग के सिफारिशों के बाद में राज्य सरकार चुनावों की क्या करती है? आपके तारीख निर्धारित करती है। तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं होगा, वो कौन होगा? आपके राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जब अनुरोध करता है तो वो क्या करती है? आपको कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। धारा आपके 18 के अंदर ये चीज हम पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसमें क्या है आपका? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा आप। नगर पालिका के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विघटन की तारीख के 6 माह के भीतर भीतर चुनाव संपन्न होंगे। ये भी सही है आपका। नगर पालिका के अंदर कि जैसे ही आपका नगर पालिका डिसॉल्व हो जाती है, विघटन हो जाती है, नगर पालिका खत्म हो जाती है, तो उसके 6 माह के भीतर भीतर चुनाव संपन्न होंगे। सही है। नवगठित नगर पालिका शेष अवधि के लिए ही कार्यरत रहेगी। बिल्कुल सही है। कि ऐसे सपोज, जैसे मैंने कहा कि कोई नगर पालिका का कितने सालों के लिए बनती है? 5 साल। 5 साल के बाद में सपोज नगर पालिका विघटित हो गई, तो अब 5 साल में से 2.5 साल तो निकल चुके। सपोज 2.5 साल आपके 5 साल के लिए कोई नगर पालिका बनी, उसमें से 2.5 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नगर पालिका क्या हो गई? नगर पालिका का विघटन हो गया। तो जो नई नगर पालिका बनेगी वो रिमेनिंग टाइम के लिए बनेगी, केवल और केवल 2.5 साल के लिए। जैसे कोई नगर पालिका 5 साल के लिए बनी है, 3 साल बाद में उसका विघटन हो गया, तो जो नई नगर पालिका बनेगी वो शेष समय मतलब 2 साल के लिए वो बनेगी। याद रह जाएगा। यदि शेष कार्यावधि 6 माह से कम है तो शेष अवधि हेतु पुनः चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आपका सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? सभी कथन सही है। सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। धारा 12 संबंधित है। धारा 12 का संबंध किससे है? निर्वाचक नामावली का निर्माण से। ये गलत है। निर्वाचक नामावली आपके धारा 13 के अंदर है। धारा 13 के अंदर इसका क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। वार्ड सदस्यों की निहरताएं, वार्ड सदस्यों की निहरताएं किसके अंदर बता रखी है? तो वार्ड सदस्यों की निहरताएं आपके किसके अंदर बता रखी है? धारा 14 के अंदर। धारा 14 के अंदर। ठीक है। तो ये धारा 13 से रिलेटेड है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन ये होगा, ये धारा 12 के अंदर बता रखा है। और अध्यक्ष की शक्तियां, ये भी आपका गलत है, क्योंकि आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां तो यहाँ पे नहीं है। ये किसके अंदर है? ये आपके धारा आपके 43 के अंदर है, धारा 43 के अंदर है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो अच्छा देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को किन किन को सौंप सकता है, तो ये कृत्यों का प्रत्यायोजन दो को होगा। या तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को होगा, यदि कोई सचिव है तो वो कार्य किसको सौंपा जाएगा, सचिव को। या फिर वो किसका सौंपा जाएगा, वो आपके राज्य निर्वाचन के राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त को याद रह जाएगा, उप निर्वाचन आयुक्त को। तो यहाँ पे आपके ये चीज आप याद रखिएगा कि धारा 12 के अंदर बता रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, तो राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को किस किस को सौंपेगा, या तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंपेगा, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त को सौंपेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 13 संबंधित है निर्वाचक नामावली का निर्माण से, वार्ड सदस्यों की निहड़ताएं, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, या अध्यक्ष की शक्तियां। तो अध्यक्ष की शक्तियां तो है नहीं, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये धारा 43 के आसपास है। राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, ये धारा किसके अंदर है, धारा 12 के अंदर बताया गया है, ये भी नहीं होगा। वार्ड सदस्यों की निहड़ताएं, ये आपको धारा किसके अंदर बता रखी है, 14 के अंदर बता रखी है, ठीक है, ये गलत है। आपके निर्वाचक नामावली का निर्माण, ये किससे संबंधित है, आपके धारा 13 से संबंधित है, ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिए नामावलियां तैयार करवाता है, बिल्कुल सही है। कौन, आपका इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ERO, इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिसर, क्या करता है, प्रत्येक वार्ड के लिए नामावलियां तैयार करवाता है, ये तो आपका सही है। निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने के लिए 18 वर्ष की आयु और वार्ड का साधारण तौर पर निवासी होने की शर्तें, ये भी सही है। वार्ड में मकान का कब्जा या स्वामित्व का अर्थ साधारण निवासी होना है, गलत है। अगर कोई व्यक्ति ने किसी वार्ड के अंदर कोई मकान है उस पर कब्जा कर लिया, या गलत तरीके से उस पे उसने कब्जा कर रखा है, तो इसका मतलब वो वार्ड का साधारण निवासी तो है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये गलत है। आपका जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, ERO है, इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिसर, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। इसमें केवल राज्य सरकार परामर्श देती है, तो एक तो आपका गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त परामर्श के अनुसार नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श नहीं, इसमें परामर्श देने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं होता, राज्य सरकार का होता है, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए, क्या, सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 करेक्ट है, बाकी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचक निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अहर्ताओं और निहर्ताओं से संबंधित है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। संबंध धारा 8 और 9, धारा 8 तो इसलिए गलत है यहाँ पे, 8 इसलिए गलत है क्योंकि इस धारा 8 के अंदर क्या बता रखा है कि आपका नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा, ये तो धारा 8 के अंदर बता रखा है, तो ये तो गलत है। धारा 9 के अंदर क्या बता रखा है, वार्डों का आपको विभाजन बता रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, धारा 17 और 18, धारा 17 किससे रिलेटेड है, धारा 17 रिलेटेड है आपके जिला निर्वाचन अधिकारी से, किससे, जिला निर्वाचन अधिकारी से, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी से ये आपके क्या है, रिलेटेड है, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, 18 किससे रिलेटेड है, 18 किससे रिलेटेड है कि अगर आपके जो राज्य निर्वाचन आयोग है, यदि राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकता है तो राज्य सरकार उनको स्टाफ उपलब्ध करवाएगी, कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाएगी, यह आपके 18 से रिलेटेड है, ये इसलिए गलत हो गया। धारा 34 और 35 आपके लिए किस लिए हो जाएगा, ये निहरताओं से रिलेटेड है, धारा 35, तो एक बचा आपके धारा 13 व
14, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड में साधारण निवास का निर्धारण राज्य सरकार के नियमों के आधार पर होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये कथन तो आपके क्या है? सही है। भाई वार्ड के अंदर कौन है, कौन निवासी होगा, कौन नहीं होगा, इनका जो निर्धारण किया जाता है वो राज्य, आपके जो राज्य सरकार है उनके द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होता है। ये तो सही है। सांसद और विधायक यदि वार्ड से बाहर रह रहे हो तब भी उन्हें साधारण निवासी माना जाएगा। बिल्कुल सही है, तब भी वो क्या माना जाएगा? उनको साधारण निवासी, वार्ड का साधारण निवासी माना जाएगा। अहर्ता की तारीख उस वर्ष की जनवरी का पहला दिवस होगी, पहली तारीख होगी जब निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है। ये भी आपका सही है। ठीक है। किसी भी निर्वाचक नामावली में एक बार से अधिक रजिस्ट्रीकरण नहीं हो सकता, ये तो सही है। किंतु एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हो सकता है? नहीं। एक से अधिक वार्ड के अंदर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करवा सकते, ये ऑप्शन आपके गलत है। और इसमें से क्या देखना था आपको? असत्य कथन देखना था, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, धारा 14 का संबंध है। धारा 14 का संबंध किससे है? निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण निहर्ताओं से, निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, जिला निर्वाचन अधिकारी से। किससे संबंध है? तो देखो, जिला निर्वाचन अधिकारी तो आपको धारा किसके अंदर है? धारा 17 के अंदर आपको ये बताया गया है। ये तो गलत है। ठीक है। ये धारा किसके अंदर है? आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी धारा 18 के अंदर है। ये भी आपका गलत है। निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा, झूठी घोषणा आपके धारा किसके अंदर बता रखी है? मिथ्या घोषणा धारा 15 के अंदर बता रखी है, इसलिए ये भी गलत है। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहरताएं आपके किसके अंदर बता रखी है? धारा 14 के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहरताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के है ना, निहरताएं, निहरताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। कि निर्वाचक नामावली में यदि आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए निहरताएं क्या क्या है? यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये निहरता है उसकी। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं हो तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकता। यदि वह विकृत हो, ये भी सही है। निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण या कोई अपराध करता हो तो ये भी आपका सही है। मानो कोई भ्रष्टाचरण करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, ये करता हो, तो ये भी आपका सही है। तो सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी विधि द्वारा निर्हित किए गए व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निहरित व्यक्ति का नाम नामावली से तत्काल काट दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। कि यदि कोई व्यक्ति है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट में, वो नाम दर्ज कराने से, कराते समय वो डिस्क्वालीफाई है, तो उसका फटाफट नाम क्या कर दिया जाएगा? वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नाम हटाने से पूर्व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। गलत है, कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता। यदि ऐसी विधि समाप्त हो जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था तो पुनः नाम जोड़ दिया जाएगा। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। मानो कि आज आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किया जा रहा। सपोज क्यों? क्योंकि आपका क्या है? आपने कोई अपराध किया है। सपोज आज राज्य सरकार ने वो नियम बना रखा था, उस नियम के तहत आप अपराधी हो। 2 साल के बाद में आप उस, वो नियम ही हटा दिया गया, तो आप क्या रहोगे? आप उसके लिए निहर्तित नहीं रहोगे, डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 और 3 क्या है? करेक्ट है। 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धारा 15 का संबंध किससे है? तो धारा 15 का संबंध है आपके किससे? निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा से, फॉल्स डिक्लेरेशन से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका संबंध है आपके धारा 16 से, धारा आपके जिला निर्वाचन अधिकारी 17 से, और निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहरताएं, ये आपके बता रखी है धारा किसके अंदर? 14 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा किए जाने पर दंड है न्यूनतम 1 वर्ष का साधारण कारावास और आपका या 2,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है। साधारण कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना, ये गलत है। 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना या अधिकतम 1 वर्ष का सश्रम कारावास। सश्रम कारावास की तो बात कही नहीं गई है, इसमें साधारण कारावास की बात की गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना या अधिकतम 1 वर्ष का क्या? साधारण कारावास। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। क्या है? कि अदर, यदि आप फॉल्स डिक्लेरेशन करते हो धारा 15 के अंदर, धारा 15 के अनुसार आपको क्या होगा? आपको
1 वर्ष तक की सजा मिलेगी। 1 वर्ष तक की सजा, 1 वर्ष तक की सजा। और 1 वर्ष तक की सजा कैसे? साधारण कारावास। कैसा? साधारण कारावास। एक चीज तो ये याद रह जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कितना, 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का, 2,000 से 5,000 तक का आप पे क्या होगा, जुर्माना। ये चीज आपको याद रह जाएगी, जुर्माना, ठीक है। तो कौन सा सही हो गया, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आपका जो अधिकारी है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, आपके राज्य सरकार के द्वारा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, यह निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, उनका परीक्षण करने, शुद्धि करने के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह भी सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियां धारित करेगा जो उसे राज्य सरकार निर्धारित करे नहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसके अनुसार कार्य करेगा, ऐसे कार्य करेगा, ऐसी शक्तियां धारित करेगा जो उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन देता है। कौन देता है, आपके राज्य निर्वाचन आयोग देता है। तो वो कार्य करेगा। यह राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन होगा। यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। एक प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। ये सही है। पर ये याद रखिएगा, एक जिले के अंदर अगर जिला बड़ा है तो उससे एक से अधिक आपके क्या हो सकता है, जिला निर्वाचन अधिकारी भी हो सकता है। ये चीज याद रह जाएगा। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा थोड़ी की जाएगी। इसकी नियुक्ति की जाएगी आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, परंतु किसकी सिफारिश पर, राज्य सरकार की। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बड़े जिले के अंदर एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, किए जा सकते हैं। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। यह भी करेक्ट है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनावों का संचालन और अधीक्षण करता है। यह भी करेक्ट है आपके। नेक्स्ट देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है। ये आपके गलत हो जाएगा। आपका चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो, ये आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में कार्य करते हैं, ना कि राज्य सरकार के। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, आपका कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है। आपका 1, 2 और 3 तो सही है। असत्य कथन छांटना था आपको, तो वो कौन सा है आपका, बी, डी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।